हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर एंड क्रिमिनलिटी कि मेंटल डिसऑर्डर का कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है क्रिमिनल बिहेवियर होने में, या फिर क्रिमिनल बिहेवियर जो क्रिमिनलिटी है वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है मेंटल डिसऑर्डर पे। क्योंकि हमने अभी कुछ स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़े जिसमें कई सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका ये मानना था कि मेंटल डिसऑर्डर कहीं ना कहीं लीड करता है क्रिमिनल बिहेवियर पे या क्रिमिनल एक्टिविटी पे। तो आज की क्लास में हम इस पे ही फोकस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन कि मेंटल डिसऑर्डर एंड क्रिमिनलिटी। सो मेंटल डिसऑर्डर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है क्रिमिनल बिहेवियर पे। नाउ द टर्म मेंटल डिसऑर्डर इज ऑल्सो रेफर्ड एज मेंटल एबनॉर्मलिटी। मेंटल डिसऑर्डर को हम मेंटल एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। हम इन दोनों ही वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। नाउ इट डिनोट्स दैट द माइंड इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज। तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल का जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में है, या फिर वो ऑलरेडी किसी भी डिजीज से सफ़र कर रहा है। ठीक है, सो इसे ही हम मेंटल अबनॉर्मलिटी बोल सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। जो पर्सन होता है उसका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, कंफ्यूजन में है और सफ़र कर रहा है डिजीज से। ओके, सो आपने ये क्लास याद करी होगी, आपने ये क्लास याद होगी कि एक क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो उस एलिमेंट्स में मेंस रियस भी था, जिसका मतलब ये होता है कि मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मेंटली वो पर्सन उस एक्ट को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे हम वही ही बात कर रहे हैं कि वो पर्सन जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है या एबनॉर्मलिटी का शिकार है, उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, है ना, कंफ्यूजन में रहेगा और बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होगा वो बेचारा। नाउ स्टडीज हैव शोन दैट देयर इज नो एविडेंस, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर ही देती हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट द क्राइम विच इज कमिटेड बाय द क्रिमिनल वॉज इंड्यूस्ड बाय देयर मेंटल डिसऑर्डर। अब ये कोई प्रूफ नहीं है कि अगर मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ और मैंने क्राइम कर दिया, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी मेंटल डिजीज की वजह से मैंने क्राइम किया है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। On the contrary, crime statistics shows that the large number of criminals were offenders, and the more than the 66% of them had a past criminal records, and 44% of them have previously been in prison undergoing sentences. So ये statistics हमारे पास है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि जो 66% क्रिमिनल होते हैं, मतलब टोटल लोग जो क्राइम करते हैं उसमें जो 66% है उनका प्रीवियस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा ही रहा है, और जो 44% है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में प्रिजन से इंटरेक्शन उनका हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है और इसमें भी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनमें जो कि मेंटली अनस्टेबल लोग हैं, उन्होंने क्राइम करे। नाउ बी दैट इट मे, लॉ डज take mental illness or insanity into account while determining the criminal liability of the offender। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो mental illness है या जो insanity है, ये दोनों बहुत ज़्यादा important words हैं। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है या किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है या इंसेनिटी है, तो उसमें हम ज़रूर उसको अकाउंट में लेंगे टू अंडरस्टैंड द क्रिमिनल लायबिलिटी, कि वो कितना ज़्यादा जिम्मेदार है अपनी क्रिमिनल एक्ट के लिए। इट ऑल्सो टेकन इन टू अकाउंट इन सेंटेंसिंग ऑफेंडर्स। ऑफ कोर्स हम ये भी देखते हैं कि उनको कितना सेंटेंस कराने वाला है कोई भी प्रोसीजर। सो बेसिकली इनको सज़ा भी कम मिलती है, जो सेंटेंसिंग है, जो इम्प्रिजनमेंट है, वो कम मिलती है इफ़ द पर्सन इज मेंटली इल और इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसेनिटी और समथिंग। ओके, where they are subjected to clinical treatment rather than being sentenced। और अगर ये प्रूव हो गया कि जो भी पर्सन जिसने क्राइम करा है, अगर वो किसी मेंटल डिजीज या इंसेनिटी से जूझ रहा है, तो उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाती है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू प्रिजन। उनको हम जेल नहीं भेजते, उनको हम ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। नाउ इंसेनिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिफेंस इन मोस्ट ऑफ द पीनल लॉज। तो इसी वजह से, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, कम सजाएं मिलती हैं, इसी वजह से बहुत सारे जो बहुत ही ज़्यादा शार्प क्रिमिनल्स होते हैं, दे एक्ट लाइक दे आर इनसेन, या फिर उनको जो इंसेनिटी प्ली है वो चाहिए होता है, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो तो मेंटली अनस्टेबल है, वो तो इनसेन है, तो इस वजह से उनकी क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी
नहीं है। बट जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस करा जाता है, अगर वो सच में किसी भी मेंटल बीमारी से जूझ रहे हैं तभी ही उनको सज़ा कम मिलती है। अदरवाइज अगर वो पास हो जाते हैं उस टेस्ट में तो इसका मतलब ये कि वो किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित नहीं है, किसी भी तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं कर रहे हैं। The rule recognized the defense of insanity in criminal law were first laid down in 1843. Important, और ये लॉ काफ़ी फेमस है, एम नॉर्टन्स केस। इसको हम एम नॉर्टन्स लॉ भी कहते हैं। ओके, सो ये क्या था ये केस, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। नाउ एम नॉर्टन्स केस, इट इज़ अ पॉलिटिकल मैनिक। ये जो बंदा था वो पॉलिटिकली मैनिक था, मतलब अनस्टेबल था, बहुत ज़्यादा ब्रेन में खिचड़ी पकती होती थी इसकी। हु वॉन्टेड टू शूट ब्रिटेन्स फॉरेन मिनिस्टर। अब इसका क्या मन करता था कि ये ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर को शूट कर दे, ठीक है। रॉबर्ट पील उनका नाम था। इंस्टेंट किलिंग हिज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन 20 जनवरी 1843 इन डे टाइम। तो इसने क्या करा, ये जो एम नॉर्टन केस है इसमें ये जो पॉलिटिकल मैनिक था इसका मन करता था कि वो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर की जान ले ले, पर इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसने ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर की जान तो नहीं ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है ना उनके पास। इसकी जगह पे उसने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को ही मार दिया, है ना, ये सोच के कि वो ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर को मार रहा है। द किलर वॉज डिक्लेयर टू बी मेंटली इंसेन। अब ये जो किलर है, ये जो पॉलिटिकल मैनिक है, ये प्रूव हो गया कि भाई दिस पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, दिस इज केस ऑफ इंसेनिटी, ठीक है। मेडिकल एक्सपर्ट ने बोल दिया कि भाई ये पर्सन इंसेन है, दैट पर्सन इज मेंटली इंसेन। द केस इन्वॉल्व्ड 2 important इश्यूज बिफोर द कोर्ट। अब 2 important इश्यूज आए कोर्ट के सामने। The point raised on one hand was that the insane person is incapable of distinguishing between right and wrong. तो पहला क्या था, पहला ये था कि भाई जो पर्सन मेंटली अनस्टेबल है उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ये पहली बात थी। While on the other hand the argument was that the public safety demanded that the plea should not be readily accepted at a defense to shield the criminal from penal consequences needed for proper attention. Of course, दूसरी साइड का कहना ये था कि भाई ठीक है ये पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली इल है, पर फिर भी इसको ऐसे लोगों के बीच में खुला मत छोड़ो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये रहेगी कल को ये फिर किसी और को भी मार देगा। तो इस वजह से उसको आपको सजा देनी जरूरी है, ताकि आपको उस पर्सन को जो मेंटली इल है उसको सोसाइटी से अलग रखा जाए। सोसाइटी के बीच में रहेगा तो वो इस तरीके के क्राइम और भी कर सकता है। Now, after a careful consideration, their lordship found M. Norton's not guilty on the ground of his mental insanity. अब lastly क्या हुआ, उसको guilty नहीं माना गया क्योंकि वो mentally unstable था। It was observed that every man is presumed to be sane and to possess sufficient degree of reasons to be held responsible for the crime until the contrary is proved. हमने ये माना कि हर एक इंसान, हम ये मानेंगे कि हर एक इंसान सेन है, हर एक इंसान के पास ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सही गलत समझ सके, तब तक जब तक ये क्लिनिकली प्रूव नहीं हो जाता, जब तक ये डॉक्टर्स प्रूव नहीं कर देते कि ये पर्सन मेंटली अनस्टेबल है, तब तक हम ये मानेंगे कि इसको सारी समझ है और इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही क्राइम करा है। ओके, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसेनिटी, इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव that at the time of committing the crime or the act, the accused was laboring under such a degree of reasons from disease of mind as not to know the nature and quality of the act he or she is doing, or if he did not know it, as not to know that he was doing was wrong, he is doing whatever he is doing, it was wrong. सो बेसिकली कहने का मतलब यही ही था कि अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और क्राइम करने के टाइम पे उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जो कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या सही है क्या गलत है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसको हम गिल्टी नहीं मानेंगे। नाउ सेम टाइप ऑफ इश्यूज वेर रेज्ड इन अ सब्सिक्वेंट टाइम in Durham and United States के against, where the accused was held not guilty for his criminal act because it was a product of his mental depravity. So ऐसे ही और भी कई सारे केस हुए जिसमें जो mentally ill individuals थे उनको हमने गिल्टी नहीं माना, बिकॉज जो भी उन्होंने क्राइम करा इट वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर मेंटल इशू, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ देयर मेंटल अनस्टेबिलिटी। तो ये था एम नॉर्टन्स रूल।
ठीक है, एम नॉर्टन्स रूल ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1843 में ये हुआ था, एंड देन इसी टाइम से ही हमने मेंटल इलनेस को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा। एंड जिस भी पर्सन को मेंटल इश्यूज है, मेंटल इलनेस है, उसको हम कम्प्लीटली गिल्टी नहीं मानते, उनका इलाज कराया जाता है, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सेंड किया जाता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दोज पर्सन इनटू प्रिजन। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा और आप सभी की हेल्प भी करी होगी इस लेक्चर ने। So see you guys in the batch and we will cover all the syllabus in easiest possible way and आप अपना एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.